Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Tahir Nawaz and I am clinical psychologist. इरादा यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो इसलिए कि जिस तेज़ी के साथ ये चीज़ फैलती जा रही है इसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आज हम बात करेंगे ड्रग एडिक्शन के ऊपर। ड्रग एडिक्शन जो कि सोसाइटी में बहुत तेज़ी के साथ फैलती जा रही है और ना सिर्फ इसने बड़ों को बल्कि इसने यूथ को भी अपनी लपेट में लिया हुआ है। स्पेशली आजकल जो न्यूज़ में और ख़बरों में चीज़ें आ रही होती है कि जी यूथ इसमें इन्वॉल्व हो जा रही है, स्पेशली स्टूडेंट्स। तो इसलिए इस टॉपिक के ऊपर जितनी बात की जाए वो कम है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। इसी के ऊपर हम आज बात करेंगे। बेसिकली ड्रग एडिक्शन जो होती है इसके कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर में हम चले जाएंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि किस तेज़ी के साथ ये फैलता जा रहा है। अगर हम WHO की रिपोर्ट को देखें तो पूरी दुनिया में 275 मिलियन पीपल जो है वो इसका शिकार हुए हैं, मतलब कभी ना कभी उन्होंने यूज़ किया है। उसमें से 29 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो जिनमें ड्रग एडिक्शन का जो डिसऑर्डर है वो डेवलप हो चुका है, यानी कि प्रॉपर ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। और उसमें 14% इसमें से 29 मिलियन में से ऐसे हैं जो इंजेक्टेबल्स पे है, यानी कि वो इंजेक्शन की सूरत में नशा इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह आजकल जो नए से नशे आ रहे हैं, इसके आगे हम क्लासिफिकेशन के ऊपर भी जाएंगे, लेकिन इंजेक्टेबल्स के ऊपर तो आजकल बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। इसमें स्निफिंग और इसमें स्मोकिंग वगैरह इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो नई सिंथेटिक ड्रग्स आ रही हैं। इसलिए उसकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ड्रग एडिक्शन एक क्रोनिक रिलैप्सिंग ब्रेन डिजीज़ है। इसलिए हम सबसे पहले इसको समझना कि जिस तरह आम बाकी बीमारियों को हम डिजीज़ डिक्लेयर करते हैं, WHO ने इसको एक डिज़ीज़ डिक्लेयर किया है। अगर हम इसको डिज़ीज़ के तौर पर लेंगे तो इसको सीरियस भी लिया जाएगा। प्रॉब्लम ये है, इसके बढ़ने की जो सबसे बड़ी वजह है वो यही है कि हम इसको डिज़ीज़ नहीं कर रहे एक्सेप्ट, और हम कह रहे हैं यार एक नशा ही तो है। तो इसलिए ये तेज़ी से फैलता है क्योंकि हमने इसको सीरियस नहीं लिया है। और इसी की वजह से इसके फैलने की वजह भी यही है कि हम इसको डिज़ीज़ नहीं कर रहे। हम एक बच्चे को बुखार होता है या एक बड़े को बुखार होता है, फौरी डॉक्टर के पास लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक बंदा नशे में तो कहते हैं यार इसका कौन सा इलाज है और ये इसने कौन सा ठीक होना है। तो ये जो मिसकंसेप्शन है सोसाइटी के अंदर, जब तक ये ख़त्म नहीं होगी ये चीज़ बढ़ती जाएगी। तो इसलिए हम ये कहते हैं क्रोनिक ब्रेन रिलैप्सिंग डिजीज़ है। और क्रोनिक इसलिए कहा जाता है कि ये टाइम के साथ साथ बढ़ती है और एक टाइम लिमिट होती है। अगर उसके दौरान इसके ट्रीटमेंट ना हो तो ये फिर क्रोनिक, जैसे कि आम बाकी पहले टीबी होती थी, क्रोनिक डिजीज़ होती थी, बाकी जो साइकोलॉजिकल डिजीज़ है जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, क्रोनिक डिजीज़ है, ताकि जो लंबे अरसे तक डिजीज़ चलती है उसको हम क्रोनिक डिजीज़ करते हैं। और रिलैप्सिंग इसलिए कहा जाता है कि ये बार बार होती है। अगर एक बंदे ने इलाज करवा लिया है, अगर दोबारा उसको नशे में चला जाए तो हम कहते हैं कि यार ये कौन सा इलाज है कि बता ठीक ही नहीं हुआ। तो ये WHO ने इसको डिक्लेयर किया है कि ये रिलैप्सिंग डिजीज़ है, ये बार बार हो सकती है। आप इसके ऊपर ये नहीं जानना कि ये दोबारा क्यों हुई, क्योंकि एक बंदे को अब बुखार है तो दोबारा कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ, वो होता है। एक बंदा एक डायबिटीज़ के साथ है, शुगर के साथ है, पूरी ज़िंदगी मेडिसिन खाता है। शुगर ब्लड प्रेशर वाला मरीज़ है, पूरी लाइफ में वो मेडिसिन खाता है। तो हमें इस चीज़ का मिसकंसेप्शन दूर करनी चाहिए कि ये एक बीमारी है, ये दोबारा भी हो सकती है। और ब्रेन डिजीज़ इसलिए इसको कहा जाता है कि ये जो भी नशा है, ये केमिकल्स हैं, ये हमारे जो दिमाग है उसके उन हिस्सों को इफ़ेक्ट करते हैं जो हमारी सोच को, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। हम जिस तरीके से हमारा वे ऑफ थिंकिंग है या इमोशंस हैं हमारा गुस्सा जैसे खुशी है, ये उन हिस्सों को टारगेट करता है। और हमारे जो नेचुरल प्रोडक्शन है हार्मोन्स की, केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर्स की, उसको वहाँ पे जाके बैठ जाता है। अब एक बंदा खुश है तो इतना ज़्यादा उसकी रिलीज़ करता है और न्यूरोट्रांसमीटर्स की, तो वो एक यूफोरिक स्टेटमेंट देना शुरू कर देता है। इसलिए इसको ब्रेन डिजीज़ कहा जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी टाइप्स के ऊपर, एडिक्शन की टाइप। एडिक्शन की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, एक केमिकल एडिक्शन, एक नॉन केमिकल एडिक्शन है। केमिकल एडिक्शन तो सबको पता है कि जैसे कि एक बंदा अल्कोहल ले रहा है या कोकेन ले रहा है, आइस ले रहा है, हेरोइन ले रहा है या चर्स ले रहा है, ये केमिकल एडिक्शन में आती है। एक होती है नॉन केमिकल एडिक्शन जो आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलती जा रही है। वो ये है कि जैसे कि गैम्बलिंग हो गई, मोबाइल की एडिक्शन हो गई, इंटरनेट की एडिक्शन हो गई।
तो ये ऐसी एडिक्शन है जो स्पेशली यूथ में फैलती जा रही है। फूड एडिक्शन और कुछ लोग हैं उनमें आती है, तो ये भी ब्रेन के ऊपर उसी तरह इफेक्ट कर रही होती है जिस तरह केमिकल एडिक्शन जो है ना इफेक्ट कर रही होती है। अब हम इसके डिटेक्शन के ऊपर आते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि एक बंदा ड्रग एडिक्ट है। तो उसकी कुछ सिम्टम्स होती हैं, उससे हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि अगर ये सिम्टम्स होंगी, तो ख़ासकर ये फैमिलीज़ के लिए है कि अगर ये सिम्टम्स देखे बच्चे के अंदर या किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के ऊपर, तो वो उसमें समझ जाए कि इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये होता है कि उसका जो पहला इफेक्ट होता है वो होता है बिहेवियर। एक रूटीन में एक बंदा घर आ रहा है, तो अगर उसका बिहेवियर चेंज हो रहा है और उसमें कुछ किसी न किसी हद तक वो बंदा, वो कहते हैं ना मशकूक, उसकी जो रवैये है या अलामात है या आदतें हैं, तो वो इंडिकेट करते हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, तो उसके ऊपर नज़र रखनी होती है। उसके अलावा उसकी जो रूटीन है वो बदलेगी, यानी कि अगर वो टाइम घर से एक फ़िक्स टाइम पे आ रहा है तो वो टाइम आगे पीछे करेगा। फिर जो बेसिक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़ है फैमिलीज़ के लिए है, वो ये है कि वो बंदा जो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व होगा वो वॉशरूम में ज़्यादा टाइम लगाएगा। मेक श्योर करना है फैमिलीज़ ने कि एक बंदा अगर वॉशरूम में रूटीन से ज़्यादा टाइम लगा रहा है तो क्यों लगा रहा है, अगर घर देर से आ रहा है क्यों आ रहा है, बिहेवियरल इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसके अंदर क्यों आ रहे हैं। उसके अलावा उसकी जो नींद है वो डिस्टर्ब होगी, उसके अलावा उसके अंदर एग्रेशन आएगा, उसके अलावा उसको भूख कम या ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगी। ये डिपेंड करता है कि कौन सा वो एडिक्शन में इन्वॉल्व है। जैसे कि अगर एक आइस का बंदा है तो वो रूटीन से ज़्यादा अलर्ट होगा, कंसंट्रेशन लेवल उसका बड़ा होगा। अगर नहीं सो रहा तो 3-3 दिन लगातार वो नहीं सोएगा, अगर सो रहा है तो फिर 3-3 दिन सोता रहेगा। इसी तरह अगर हम चेस की बात करते हैं तो ये भी स्टिमुलेंट्स में आता है कि अलर्ट करता है। तो ये ऐसी कुछ अलामात होती हैं जिसकी वजह से कोई इंडिकेटर्स है कि हमें थोड़ा पता चलना शुरू हो जाता है कि बंदा कोई ना कोई नशा कर रहा है। उसके अलावा हम अगर इसकी बात करें क्लासिफिकेशन के ऊपर कि आजकल नशे हैं कौन कौन से, तो नशों में जो टॉप पे ये चल रहे हैं 4-5 नशे ऐसे हैं जो कि तकरीबन इसने यूथ को और बड़ों को सबके लपेट में लिया हुआ है। सबसे पहले जो पहले से चलता आ रहा है वो अल्कोहल है, ऑब्वियसली वर्ल्ड वाइड है। इसको प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर किया गया है। एडिक्शन में सेपरेट से भी अल्कोहल एडिक्शन इसको कुछ कंट्रीज़ में कहा गया है। अब ये ऐसी चीज़ है, ये आपके ब्रेन और बॉडी दोनों के कोऑर्डिनेशन को डिस्टर्ब करती है। जो बंदा अल्कोहल में होता है, आपने अक्सर सुना हुआ कि अल्कोहल की वजह से कितने जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो अब अल्कोहल एडिक्शन की वजह से। जब एक बंदा अल्कोहल पी के ड्राइविंग करता है तो उसकी जो बॉडी और माइंड की कोऑर्डिनेशन है वो डिस्टर्ब होती है, उसकी स्लर्ड स्पीच होती है, वो सही तरीके से बात नहीं कर पाता है। उसके अलावा हेरोइन एडिक्शन है, पाउडर जिसको बोलते हैं, ब्राउन शुगर भी इसको बोलते हैं। उसके अलावा अभी जो अगर पाकिस्तान की बात करें तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, वो ये है आइस, जो आजकल जो चल रहा है। इसके ऊपर प्रॉपर भी हम एक सेपरेट एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी सिर्फ इसको ये बताना है कि आइस पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है, स्पेशली यूथ में बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है और ये बहुत तेज़ी से एडिक्टेड करता है पर्सन को अपने ऊपर, क्योंकि इसका जो इफ़ेक्ट है वो, चूँकि ये स्मोक की फॉर्म में लिया जाता है तो तेज़ी से ब्रेन को कैप्चर करता है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा ये बंदा पैरानाइड हो जाता है कि बहुत सारे ये जो आजकल हादसात हो रहे हैं इसकी वजह से कि बंदे के अंदर पैरानाइड आ जाता है, बंदा शक करने शुरू कर देता है कि ये बंदा मेरे खाने में कोई चीज़ डाली है, मुझे मारना चाहता है। तो ये इसकी पैरानाइड थिंकिंग की वजह से होता है। उसके अलावा चर्स है, वो बहुत पुरानी अरसे से चलती आ रही है, लेकिन आजकल की जो चर्च है, अगर हम 2 या 3 डेकेड्स पीछे चले जाएं तो वो वाली चर्च और आजकल की चर्च में बहुत फ़र्क है। तो ये बेसिक जो थी ड्रग्स जो आजकल इन हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये है और इन्हीं की वजह से आगे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट की तरफ हम जाते हैं, तो ट्रीटमेंट में बेसिकली तो इससे पहले हम आएंगे कि ये क्यों बंदा लेता है, यानी कि नशे के ऊपर बंदा क्यों जाता है। नशे के ऊपर इसलिए जाता है, इसकी 4-5 बेसिक रीजंस हैं और वो डिपेंड करता है कि एज फैक्टर है। अगर एक बच्चा है, एडोलेसेंस की एज है, 15 से 20 या 19 साल की एज है, तो उसकी रीज़न और होगी। एक बंदा है जिसकी एज 40 प्लस है, तो वो उसकी रीज़न और होगी। जो एडोलेसेंट्स हैं या कम एज के यूथ है स्पेशली, उनमें जो हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर अगर हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो ज़्यादातर पता चलता है कि पीयर प्रेशर की वजह से, यानी कि उसका जो फ्रेंड्स का सर्कल था वो ऐसा है कि उसकी वजह से वो एडिक्शन पे लगा। दूसरी जो बड़ी रीज़न है वो क्यूरियोसिटी आती है
ये वो एक सर्कल ऐसा एक अगर 4-5 लड़के कर रहे हैं तो वो एक क्यूरियोसिटी में जाएगा कि है क्या चीज़, मैं इसको चेक तो करूँ। तो चेक करते करते वो एडिक्टेड हो जाता है। और ग्रैंडियोसिटी इसमें अंदर यही चीज़ें जो बेसिक है वो आती है। उसके बाद बाकी चीज़ें भी आती हैं कि एक बंदा एक टेंशन में है तो वो ले ले, वो फिर ड्रग ऑफ चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ ऐसी है कि जो क्लब ड्रग्स जिसको हम बोलते हैं, एलएसडी हो गई, ये यूफोरिक स्टेट में लाती हैं, जैसे कि क्लब ड्रग्स में डांस वगैरह या बर्थडे वगैरह उसके लिए, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसके रीजंस। उसके बाद हम आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट के लिए ऑब्वियसली रिहैब सेंटर्स हैं, क्योंकि एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है फैमिलीज़ के लिए है या वो लोग हैं जो ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व हैं, इसका ट्रीटमेंट घर में कभी भी नहीं होता। आप इस चीज़ को माइंड से निकाल दें कि जी हम घर में बैठ के इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे। इसकी वजह ये है कि जब बंदा नशा छोड़ता है तो उसकी कुछ सिम्टम्स आती हैं, तो वो सिम्टम्स को घर में टैकल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जब एक बंदा एक पीक पे जाकर नशा कर रहा है अचानक से छोड़ेगा तो वो उसको घर में नहीं हैंडल कर पाएंगे। फिर अचानक से जब आप छोड़ेंगे उसकी इतनी सीवियर सिम्टम्स निकलती है तो उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि रिहैब सेंटर को कंसल्ट करें। वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं जो इस चीज़ को समझते हैं, उन्होंने ट्रेनिंग्स ली होती हैं कि अगर एक बंदा आइस छोड़ रहा है तो आइस के छोड़ने की वजह से क्या क्या अलामात निकलती हैं, तो उस अलामात को मद्देनज़र रखते हुए एक ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है ताकि उसको उस चीज़ से निकाला जा सके। अच्छा, आखिर में आपको मैं यही कहूँगा कि हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें, इसलिए कि हो सकता है कि इस वीडियो को देख के कोई ट्रीटमेंट के जिसके माइंड में ये कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है या ट्रीटमेंट करवाने की तरफ आ सके, उसकी ज़िंदगी बच सके। और इसको हमारा फेसबुक पेज भी है जो आगे लिंक में आपको आगे नीचे शो हो रहा होगा, आप उसके ऊपर भी जा सकते हैं। आपको डिटेल उसके अंदर सारी कॉन्टैक्ट्स वगैरह होंगे, आप उसको हमें कंसल्ट कर सकते हैं ताकि हम आपकी बेहतर रहनुमाई करें और किसी न किसी की ज़िंदगी बचाने में हम काम आ सके। थैंक यू सो मच।